So guys, welcome back to your own channel Books Review. So in this video we'll be discussing about the most important topics for biology for semester 2 examination. If you have not yet watched the reduced syllabus video of biology, you can watch it in the playlist section. I'm giving the link in the description box. So let us start the video without any delay. तो सर्कुलेटरी में जैसे आप लोग सेकंड पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको रेड ब्लड सेल्स का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। इस डिस्क्रिप्शन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इनका जो बॉर्न है वो कहाँ होते हैं, ये डेथ इनकी कहाँ होती है, ये फॉर्म कहाँ होते हैं। तो ये बहुत बार आता है एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ जो हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन है ये बहुत आती है, या प्रीवियस ईयर में देखेंगे आपको 4-5 बार तो ये लगातार देखने को मिल जाएगी। तो इस टॉपिक में हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन, लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ये ब्लू कलर का ये पैराग्राफ देखने को मिलेगा, डेफिशिएंट बट मोर एफिशिएंट में। इसके गिव रीजन क्वेश्चन बहुत आते हैं कि न्यूक्लियस ना होने का रेड ब्लड सेल्स के बाद क्या फ़ायदा है, लॉस ऑफ माइटोचॉन्ड्रिया नहीं है तो उससे क्या फ़ायदा है उनको, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं है तो उससे क्या फ़ायदा है। तो ये जो ब्लू बॉक्स है इसको करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वाइट ब्लड सेल्स के जो फंक्शंस रहते हैं, फैगोसाइटोसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। आपको एक सेल दिखा देंगे इस तरीके का, ये वाला डायग्राम दिखा देंगे और आपसे कहेंगे कि आप इसमें बताओ कि कौन सा इसमें फिनोमेना हो रहा है WBCs का। इसी पे बेस्ड जो डायबिटीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी आते हैं कि सिर्फ अगर निकल रहा है तो डायबिटीज़, अगर वो निकल के किसी बैक्टीरिया को हार्म कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है तो वो फैगोसाइटोसिस। तो इसका बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो फंक्शंस और ये वाला जो डायग्राम है इसको करना मत भूलना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, तो आपको इस तरीके से करना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें आ जाए फैगोसाइटोसिस और डायबिटीज़ में तो आप अच्छी तरीके से कर पाएँ। Unacademy, India's largest learning platform, presents Unacademy AIM, a free aptitude test. Like Unacademy AIM to win scholarship up to 100%. This test is starting from 6th May. Here you will get an in-depth performance report with video solutions curated by top educators, up to 100% scholarship, detailed performance report, get an in-depth analysis of the test to help you map of strength. And this is for classes 6th to 12th. So if you are in class 10th, you just need to select the class 10th. There will be 3 sections: mental ability, verbal ability, and logical reasoning. Total of 15 questions will be there, and the time will be given you 30 minutes. I'm giving the link of Unacademy AIM test in the description box. Use code REVIEW to unlock it for free. उसके बाद यहाँ पे जो मेन रिएक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग दिया है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं कि व्हाट इज़ थ्रोम्बोकाइनेस और प्रोथोरम्बिन क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट में जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है 8.6 वाला टॉपिक, ये बहुत अच्छी तरीके से करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये आता है। इसके बाद फिर पेज नंबर 98 पे जो हार्ट का डायग्राम दिया है, ये भी बहुत बार आता है एग्जामिनेशन में, ज़्यादातर बार आता है। आपको जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें भी दिया है। तो ये क्वेश्चन जो आता है डायग्रामेटिक बेस्ड, इस पे बहुत आते हैं। तो इस टॉपिक को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, स्पेशली डायग्राम पे थोड़ी ज़्यादा फोकस करना। डायग्राम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वैसे बनाने को नहीं आएगा। हार्ट का डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत कम आता है। ऐसा नहीं है आता नहीं है, बहुत कम आता है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से वो 1 वर्ड में पूछता है, नेम द ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, नेम द ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर वो पूछे एंटरिंग द हार्ट तो एंटीरियर वेना कावा, अगर और पोस्टीरियर वेना कावा, और अगर बोले ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट तो पल्मोनरी आर्टरी ऑर्टा। ये आप लिखना मत भूलना। और वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, नेम द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द टेकिंग ब्लड एंड सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स एंड टू द लंग्स। तो आपको कोरोनरी आर्टरीज लिखना है। उसके बाद फिर ये 8.6 है पेस मेकर, ये वाला पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। लोकेशन सैन की पूछ लेता है, तो आपको लोकेशन बिल्कुल जो बुक में आपकी लिखी है वो लोकेशन आपको उसमें लिखनी होती है। एंड बोर्ड ऑल्सो आस्क द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन, तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी। अब हम लोग आगे वाले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट और एंटरिंग का हार्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट पे, तो इसका आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको एक छोटी सी छोटी चीज़ को भी बिल्कुल ध्यान से समझ के पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में
तो इसमें जो 9.1 द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो किडनी है इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डायग्राम दिया हुआ है, ये बनाने को बहुत आता है, तो ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत बार बनाने को आता है। इसकी लेबलिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे आपको लेबलिंग में नहीं करना है। ये जो 9.3 वाला आप डायग्राम देख रहे हैं, सिंगल रीनल ट्यूब्यूल का हाईली डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, ये भी बहुत बार आता है। आपको ये डायग्राम दे देगा और आपसे पूछेगा ये क्या चीज़ है। सबसे ज़्यादा बोमेंस कैप्सूल के बारे में पूछता है, व्हाट इज बोमेंस कैप्सूल, तो आप कहोगे कि ये जो ग्लोमेरुलस है और इन पूरे दोनों को हम लोग इसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। मैल्फिगन कैप्सूल आपसे स्पेशली पूछ लेता है, तो आप कहोगे बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। बनाने को बहुत बार आता है मैल्फिगन कैप्सूल। अब बच्चे भूल जाते हैं कि ये मैल्फिगन कैप्सूल क्या है, उन्होंने तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, ये आपको किडनी का डायग्राम दे देंगे, फिर कहेंगे लेबल द पार्ट नंबर्ड 1 to 4। तो फर्स्ट है कॉर्टेक्स, सेकंड है मेडुला, थर्ड है पैल्विस एंड फोर्थ है यूरेटर। फिर पूछता है व्हाई डज द पार्ट 1 यानी जो कॉर्टेक्स हैव अ डॉटेड अपीयरेंस एंड नेम द मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट कंटेन इन पार्ट 4 यूरिया। तो इस चैप्टर में यही कुछ इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, बहुत बार आता है एग्जाम में, बनाने को तो ये बहुत बार आता है, तो आपको इसकी लेबलिंग, इसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो पूरा अच्छी तरीके से आना चाहिए। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्स बहुत आता है एग्जाम में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। सेंसरी न्यूरॉन्स किसको किससे कनेक्ट करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स किसको किससे कनेक्ट करते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो किससे कनेक्ट करते हैं, तो ये अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको। इसके बाद फिर ब्रेन आता है, ब्रेन की जो कवरिंग्स रहती है ड्यूरामेटर, रेटिनोइड एंड पियामेटर, और इनको टोटल हम लोग मेनिंजेस कहते हैं, तो ये अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। सेरिब्रम में पूछ लेता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, तो आप कहोगे सेरिब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विन पावर। आपसे वो सेरिबैलम का पूछ लेता है, तो आप कहोगे मेंटेन द बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि बहुत आते हैं एग्जाम में। मेडुला ऑब्लिंगेटा का पूछ लेता है। फिर 3 प्राइमरी रीजन्स ऑफ द ब्रेन, 4 ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मिड ब्रेन में, हिंड ब्रेन में, ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व से आपको टोटल नंबर ऑफ नर्व्स पूछ लेगा वो MCQ के लिए, तो ये चीज़ें क्लियर रखना अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर पेज नंबर 130 पे रिमेंबर में आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। बुक में और कहीं क्लियरली दिया नहीं है, तो आपको ये वाला जो 5 लाइन्स है ये अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, बहुत पूछता है एग्जाम में। रिफ्लेक्सेस में नेचुरल और कंडीशन रिफ्लेक्सेस के बारे में पूछता है। नेचुरल रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जिसके लिए कोई प्रीवियस लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। कंडीशन रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जिसके लिए एक लर्निंग पहले ज़रूरत होती है। तो उसके एग्जाम्पल्स एग्जाम में दो दो बहुत पूछता है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी पहले से ही सोच के जाना और फिर आप लिख देना वहाँ पे। उसके बाद पेज नंबर 134 पे रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम दिया है, इसमें आपको जो स्टिमुलस और रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर से रिस्पॉन्स, ये आपको यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देंगे और फिर कहेंगे कि आप बताओ इसमें से क्या है, क्या इसमें आप फिल इन करोगे। तो ये जो चेन है ये बहुत आती है रिफ्लेक्स आर्क की, तो इस चैप्टर में यही कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक MCQ क्वेश्चन है, फाइंड गैप दैट सेपरेट्स द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ वन न्यूरॉन फ्रॉम द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो इसमें काफ़ी बच्चे साइनेप्स पे लगाए जाते हैं क्योंकि वो ध्यान से पढ़ते नहीं है, लेकिन इसका आंसर साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, क्योंकि अगर कहीं भी गैप है तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। उसके बाद ये एक ब्रेन का आपको डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसका आपसे लेबल द पार्ट्स 1 and 2 पूछा है। तो फर्स्ट पार्ट आपका सेरिब्रम है, सेकंड पार्ट जो है वो सेरिबैलम है, थर्ड पार्ट जो है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा और फोर्थ है स्पाइनल कॉर्ड। फिर राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट 1, जैसे अभी मैंने आपको बताया सेरिब्रम का मेन फंक्शन होता है सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आप ये डायग्राम्स को धोखे से भी मिस आउट नहीं कर सकते, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने एग्जामिनेशन में देखा है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू द एक्सपेक्ट इन द ब्रैकेट्स। सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स कैरीड, मैंने अभी आपको बताया था। तो सेंसरी नर्व जो होते हैं वो रिसेप्टर से CNS तक लेके जाते हैं और मोटर नर्व जो होते हैं वो CNS से इफेक्टर पे लेके जाते हैं। और फिर सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड अरेंजमेंट ऑफ साइटन्स एंड एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स। साइटन्स जो होते हैं सेल बॉडी, वो हमारा ग्रेइश मैटर होते हैं, और एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वाइटिश मैटर होते हैं। सेरिब्रम यानी ब्रेन का पार्ट है, तो इसमें बाहर साइड आपको ग्रे मैटर देखने को मिलेगा यानी सेल बॉडीज, और अंदर साइड वाइट मैटर देखने को मिलेगा यानी एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन। और वहीं स्पाइनल कॉर्ड में इसका अपोजिट होता है, बाहर आपको उसमें वाइट मैटर देखने को मिलेगा यानी एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स, और अंदर आपको ग्रेइश मैटर देखने को मिलेगा यानी साइटोन्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए।
फिर एक पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन द बॉडी एज अ होल, तो आपको वही डेफिनेशन लिख देनी है जो मैंने अभी आपको वो बताई रिमेंबर के बॉक्स के अंदर। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस होता है वो एक वायलेंट एक्शन के बाद बॉडी को नॉर्मल करने में मदद करता है और नॉर्मल कर देता है। आप एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, क्रेनियल 12 होती हैं, 12 पेयर्स, और स्पाइनल में 31 पेयर्स होते हैं। नेम द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये भी आप जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें आप पढ़ोगे ये वाला हार्मोन। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कवरिंग्स आपको याद करनी है। व्हाट आर द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस, नेम देम एंड आल्सो फाइंड द नंबर, आल्सो नेम द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड कवरिंग, तो नेम आप कर सकते हो। पहला होता है ड्यूरामेटर, फिर एचनॉइड एंड देन पियामेटर, एंड आल्सो नेम द फ्लूइड, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। उसके बाद आपको फिर इसमें ह्यूमन किडनी का डायग्राम बना देना है जो अभी मैंने आपको बताया था। और फिर आप एक नीचे क्वेश्चन देखोगे इसी में ये रिफ्लेक्सेस वाला, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, नेम द टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच, तो आप इसमें वो जो दोनों आपने भी पढ़े थे एक्वायर्ड वाले और इनबॉर्न वाले वो रिफ्लेक्सेस और उसके एग्जांपल लिख दोगे। और रिफ्लेक्स एक्शन जो इमीडिएट क्विक रिस्पॉन्स, जो इमीडिएट क्विक एक्शन होता है जो कि विल पावर से नहीं होता, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करोगे। 3 मार्क्स का है। पहला व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, फिर आपको 1 नंबर मिलेगा जब आप टाइप रिफ्लेक्ट उसमें टाइप को रिफ्लेक्ट करोगे, और फिर 1 नंबर और मिलेगा जब आप दोनों के एग्जाम्पल्स बता दोगे। चलो तो अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है सेंस ऑर्गन्स। इस चैप्टर में ये जो आई का डायग्राम देखने को मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है, बहुत बार एग्जाम में आता है। बनाने को नहीं आता, लेबल करने को बहुत आता है। स्पेशली ये आपको यहाँ पे सिलिलरी बॉडीज, प्यूपिल, इरिस के बारे में बहुत पूछता है एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। MCQ के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। येलो स्पॉट इज अ प्लेस ऑफ बेस्ट विजन ऑफ द नॉर्मल आई, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जो कॉन्स वाले सेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो आप कहोगे येलो स्पॉट पे। फिर वो पूछता है जो ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट जिसे आप लोग कहते हो, ब्लाइंड स्पॉट पे कौन कौन से सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे कोई सेल नहीं होते। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, काफ़ी बच्चे ब्लाइंड स्पॉट पे लिख जाते हैं रॉड सेल्स, लेकिन वहाँ पे स्क्रिप्ट में कोई भी सेल्स नहीं होते हैं। फिर ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है द लेंस इज कलेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बाय फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट, तो ये क्वेश्चन MCQ के लिए बहुत आते हैं। अभी आपकी बारी में नहीं आ रहा है MCQ, पहले भी आते थे MCQ पेपर में, तो यही क्वेश्चन बहुत आए हैं एग्जाम में। फिर वो आपसे पूछता है जो आपका लेंस और कॉर्निया रहता है उसके बीच में कौन सा लिक्विड फिल्ड रहता है, तो आप कहोगे एक्वस ह्यूमर। और जो आपका ये बिहाइंड द लेंस होता है इसके पीछे कौन सा लिक्विड भरा होता है, तो आप कहोगे विट्रस ह्यूमर। तो ये बहुत क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। इसके बाद ये जो डिफेक्ट ऑफ आइज दिए ये आपको डायग्राम दे देगा और फिर आपसे कहेगा कि ये कौन सा डिजीज़ है और इसको कैसे सही कर सकते हैं, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करिए। तो आप ये भी अच्छी तरीके से कर लेना। जैसे मायोपिया, इसके लिए हमें कॉनकेव लेंस चाहिए तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में। ये आपको मायोपिया का डायग्राम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो रेटिना है उससे आगे इमेज पड़ रही है तो मायोपिया, और आप कॉनकेव लेंस लगा के उसको डायरेक्ट रेटिना पे फोकस कर पाओगे। तो ये आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे जो हाइपरोपिया है इसका आपको दिया हुआ है कि रेटिना के बाहर बन रही है तो आपने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद फिर ये ईयर ऑसिस का डायग्राम बनाने को बहुत आता है, ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। और ये ईयर का फंक्शन भी पूछते हैं तो आपको ईयर का फंक्शन काफ़ी बच्चे हियरिंग लिखाते हैं लेकिन असली में हियरिंग एंड बैलेंसिंग होता है, तो ये चीज़ को मत भूलना। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम आता है, ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है इसमें। तो आपको मैं बताऊँ आसानी भाषा में, तो यहाँ पे जो हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स दी है इसमें आपको लोकेशन और ये पूरी टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। आप पूरा पेपर कराओगे, इसी के ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट था। तो इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, एक PDF में दे रहा हूँ, नोट्स की भी PDF दे रहा हूँ, तो उसको भी ज़रूर से चेकआउट करना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।